हेलो एवरीवन, आप सभी का हेल्थ गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। ये है बेटर टू द हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 313 और इसमें बेसिकली जान की बैंड बजने वाली है। जैसा कि पिछले एपिसोड में एंशिएंट गॉड मेंशन अपीयर हो गया था, आगे का मामला हम इसमें देखेंगे। उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करके हेल्थ गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओ। चलो अब कर लिया जाए पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में एक तरफ जान की अलायंस की आर्मी थी और दूसरी तरफ हन क्लैन। तभी हंटी एंडी सबसे आगे आता है। वो गुयुआन को देख के बोलता है, गुयुआन मेरा वो ऑफर अभी भी वैलिड है, तुम्हें अपनी गुक्लैन के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। खैर गुयुआन इसके रिप्लाई में सीधा अलायंस की आर्मी को अटैक करने के लिए बोल देते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है एंशिएंट गॉड मेंशन की बैटल की। हंटी एंडी तुरंत ही एंशिएंट जेड को बाहर निकालता है, उसने तुरंत ही इसे एक्टिवेट कर दिया था। गुयुआन तुरंत ही समझ जाते हैं कि हंटी एंडी एंशिएंट गॉड मेंशन को समन कर रहा है। वो उसे रोकने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका रास्ता रोकते हैं 3 लोग। इनमें तो एक तो नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम का फिगर होता है और 2 हंगत्यान के ओल्ड गोस्ट होते हैं जिन्हें हंटी एंडी ने कवर से बाहर निकाला है। इन दोनों की स्ट्रेंथ 8 से 7 दोशेंग क्लास पे होती है और नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम की सोल भी डी स्टेट में एंटर कर गई थी। इस वजह से तीनों मिलकर कुछ समय तक गुयुआन को रोकने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ बचे हुए दोनों बुड्ढे जियान को टारगेट करते हैं। इनमें एक तो हनी युआनटियन होता है और दूसरा था हन टाइशेंग। खासकर हनी युआनटियन की आंखें तो अभी जियान को देख बहुत ज्यादा विशेष होती है। वो जियान से डेथली साइलेंट गेट को वापस लेने की डिमांड करता है। जियान कहता है अच्छा। तुरंत ही जियान डेथली साइलेंट गेट को एक्टिवेट कर देता है और इन दोनों बुड्ढों को उसके अंदर खींच लिया गया था। लेकिन जो गलती हनी युआनटियन ने की थी जियान उसे दोहराता नहीं है। जब डेथली साइलेंट गेट के अंदर दोनों बुड्ढे जियान के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो पाते हैं कि डेथली साइलेंट वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे डेथली और एग्जिस्ट करना चाहिए था और वहाँ पे पिंक फायर फैली हुई है और ये पिंक फ्लेम बड़े बड़े ड्रैगन से बदल के इन दोनों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। दोनों बुड्ढे तुरंत ही समझ जाते हैं कि वो जियान के ट्रैप में फंस गए हैं। ये फटाक से एग्जिट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जियान इन दोनों को ऐसा मौका कैसे देता। वो तुरंत ही 12-13 एक्सटर्मिनेशन फायर लूटर्स को तैयार करके इस डेथली साइलेंट गेट के अंदर भेज देता है और डेथली साइलेंट गेट के एग्जिट को जियान की स्पेशल इल्यूजरी बॉडी रोकती है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से इन दोनों को पीछे भेज देने के बाद जियान ने सारे एक्सटर्मिनेशन फायर लूटर्स एक्सप्लोड कर दिए थे और साथ में सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और डेथली साइलेंट गेट। ये एक्सप्लोजन बहुत ही भयानक होता है। खैर जब ये यहाँ पे चल रहा होता है, बाहरी दुनिया में हंटी एंडी सफल हो जाता है क्योंकि हंटी एंडी के पहले एक अटैक ने नीचे के मैग्मा को ऊपर ला दिया था और अब इसके अंदर से एक बहुत ही भारी भरकम चीज बाहर आती है। जब इसके ऊपर से वो मैग्मा हटा था तो सभी को दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा दरवाजा, लेकिन सभी के ध्यान को तो वो 3 शब्द आकर्षित करते हैं जो कि इस दरवाजे के ऊपर लिखे हुए थे, क्योंकि 3 शब्द होते हैं एंशिएंट गॉड मेंशन। अभी जियान के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा ग्रेव हो गए थे। उसकी आंखें लगातार इस एंशिएंट गेट की चारों तरफ देखती हैं। वो तलाश रहा था उस मिस्टीरियस क्रीचर को जिसे वो मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मिला होता है और कुछ समय के बाद उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती है। अब चलो आगे की स्टोरी की हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस समय चारों तरफ देखने से ऐसा लगता है जैसे उस ब्राइट रेड मैग्मा ने इस पूरी दुनिया को ढक लिया हो। काफी दूर तक देखने के बाद भी मैग्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उस टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर की वजह से इस समय जगह किसी भट्टी की तरह हो गई थी। ऐसे ह्यूज मैग्मा वेव्स की वजह से दोनों ही पार्टीज की फोर्सेस को पीछे जाना पड़ता है और सभी की शॉक आंखें मैग्मा के नीचे देख रही थी। इस समय ये सभी भी सेंस कर पाते हैं कि मैग्मा के अंदर कोई बहुत ही टेरिफाइंग क्रीचर छिपा हुआ है। ऐसे सीन की वजह से भी गुयुआन और हंटी एंडी भी अपने चूहे बिल्ली के खेल को वहीं पर रोक देते हैं। इनकी वो सतर्कता से भरी आंखें नीचे देखती हैं। इस पावरफुल ऑरे से उन्हें भी डेंजर सेंस होता है। इस समय गुयुआन का चेहरा बहुत ही सोलम था, उनकी आंखें फ्लिकर होती हैं। वो मन ही मन में कहते लगता है जियान सही कह रहा था, इस एंशिएंट गॉड मेंशन को सच में एक मिस्टीरियस क्रीचर गार्ड कर रहा है। जो मैग्मा के पिलर्स आसमान में शूट हुए थे वो रंबलिंग साउंड के साथ फिर से नीचे गिर जाते हैं। इसकी वजह से एक बहुत ही भयानक वेव दूर के पहाड़ों को ढक लेती है। इस जायंट वेव के चारों तरफ फैलने के बाद एक बहुत ही ह्यूज क्रीचर मैग्मा के समुद्र में ऊपर उठता है। भले इस समय उस जीव के शरीर का बहुत ही छोटा हिस्सा बाहर आया था, लेकिन तभी ये बहुत बड़ा होता है। उस मिस्टीरियस क्रीचर का हेड जिससे एक फिरोशियस ऑरा एमिट हो रहा होता है वो मैग्मा से बाहर आके सभी लोगों को देखता है। इस समय ऐसा लगता है उन बड़ी बड़ी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हो रहा है। उस मिस्टीरियस क्रीचर की आंखें चारों तरफ देखती हैं। फाइनली पॉज हुई थी हंटी एंडी और गुयुआन के ऊपर। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि कोई तो एंशिएंट गॉड जेड को ढूंढ के इस एंशिएंट गॉड मेंशन को समन कर पाया है। भले ही चारों तरफ कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन बस हंटी एंडी और गुयुआन के पास ऐसी पावर थी जिसे वो सीरियसली ट्रीट करे। अब भी हंटी एंडी और गुयुआन दोनों की आंखें जो कि इस मिस्टीरियस क्रीचर को देख रही होती हैं, उनमें एक अलग ही लेवल का कॉशन आ जाता है। भले ये दोनों चाहे कितनी भी एक्सपीरियंस्ड हो, ये इस मिस्टीरियस क्रीचर को पहचान नहीं पा रहे थे। खैर इसका एक कारण ये भी है कि वो इस जीव के पूरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाए हैं। गुयुआन जल्दी से रिकवर होके इस क्रीचर के सामने अपने हाथ कप करते हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं, मैं गुक्लैन का हेड गुयुआन हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? बगल में खड़े हंटी एंडी को भी डर लगने लगता है कि कहीं गुयुआन और ये मिस्टीरियस क्रीचर कोऑपरेट न करने लगे। वो भी तुरंत ही अपने दोनों हाथों को कप करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बोलने का तरीका
का बहुत ही नरम होता है। इन दोनों की बात को सुन के हम उस मिस्टीरियस क्रीचर को रोर करते हुए देखते हैं। वो कहता है गू क्लैन, हन क्लैन ही, ये दोनों फैक्शन तो पहले कुछ खास बड़े नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम एंशिएंट गॉड जेड को हासिल कर पाए हो। इसकी ऐसी भयानक सी आवाज की वजह से नीचे के मैग्मा के समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं। इस क्रीचर के शब्दों को सुन के हंटी एंडी और गुयुआन दोनों चौंक गए थे। इसके शब्दों को सुन के ऐसा लगता है जैसे बहुत ही लंबे समय से एग्जिस्ट करता आ रहा है, 10,000 साल पहले। ये बात सच है कि गू क्लैन और हन क्लैन तब टॉप फैक्शन नहीं कहे जाते थे। खैर, दोनों चाहे कितना भी शौक फील कर रहे हो उस मिस्टीरियस क्रीचर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक इंडिफरेंट आवाज में बोलता है, आखिर एंशिएंट गॉड मैंशन को किसने समन किया? अगर मैं सच में इसके बारे में सोचूं तो उसका मेरे ऊपर एक एहसान है। इसके शब्दों को सुन के हंटी एंडी और गुयुआन दोनों ही के चेहरों के हाव बदल गए थे। अभी गुयुआन के एक्सप्रेशन बहुत ही अगली होते हैं और हंटी एंडी खुश हो जाता है। हंटी एंडी अपने पैरों को आगे बढ़ा के हंस के बोलता है, हाँ फ्रेंड, तो एंशिएंट गॉड जेड मेरे हाथ में है। नेचुरली एंशिएंट गॉड मैंशन को समन करने वाला मैं ही था। उस मिस्टीरियस क्रीचर की आंखें देखती है हंटी एंडी को। अचानक से उसके शरीर में से एक इंटेंस लाइट एमिट होती है। तुरंत ही उसका वो भयानक सा आकार तेजी से छोटा होने लगता है। बस एक ही पल में क्रीचर एक पर्पल गोल्ड बालों वाले मिडिल एज मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो अपने सिर को उठाता है। उसकी वो आंखें जो कि खतरनाक प्रेशर को एमिट कर रही होती हैं, वो सीधा हंटी एंडी को बजा के टिक गई थी। वो हंस के बोलता है, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी है मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए कुछ और चीजें बाकी है। इस वजह से हम इस मैटर को बाद में सेटल करेंगे। ये सुन के हु की आवाज के साथ गुयुआन रिलीफ फील करते हैं। वहीं पे हंटी एंडी की फेस मसल्स ट्विच होती है। उसकी उन आंखों में एक चिल फ्लैश होती है। अगर उसे इस क्रीचर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का डर नहीं होता तो शायद वो इसे खत्म करने का ऑर्डर दे चुका होता। बोलने के बाद वो मिडिल एज मैन हंटी एंडी को इग्नोर करता है। उसकी आंखें पूरे आसमान को स्कैन करती हैं। अचानक से वो एक फिगर के ऊपर जाके पॉज हो जाती है। तुरंत ही उसकी उन दोनों आंखों में एक आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। इस समय जियान की आंखें बहुत ही ज्यादा सतर्कता से भरी होती हैं। जब वो देखता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन उसकी तरफ देख रहा है, उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं। क्या सच में इसने जियान को याद रखा है? वो मिडिल एज मैन देखता है जियान की तरफ। उसका वो बड़ा सा हाथ जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो कहता है, लड़के इधर आ। उसके ऐसा करते ही सभी के कानों में एक ड्रैगन के रोर की आवाज आती है और साथ ही में एक बहुत ही बड़ा गोल्डन क्लॉ हवा को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। जब ये मिस्टीरियस इंसान इस तरीके से मनचाही अटैक करता है, जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही गंदे हो जाते हैं। उसकी बॉडी तेजी से पुल बैक करती है। एट द सेम टाइम उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल इल्यूजरी फिगर अपीयर होता है। हम अगले पल में उस इल्यूजरी फिगर के मुंह से येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अनलीश होते हुए देखते हैं। वो स्पिरिचुअल सोनिक अटैक सीधा मुंह की आवाज के साथ उस गोल्डन क्लॉ में जाके टकराता है, लेकिन वो मिडिल एज मैन बिल्कुल हिलता नहीं है। ऐसे सीन को देख के गुयुआन के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं, मिस्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि जियान ने तुम्हें कैसे ऑफेंड किया? गुयुआन की बात को सुन के उस मिस्टीरियस पर्सन की आंखें देखती है गुयुआन को। वो कहते हैं, हम अगर तुम बीच में अपनी ना कटाते हो तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। कुछ दिन पहले जब जियान मैग्मा वर्ल्ड के अंदर गया था तो उसने अपने बच्चे का खून जियान की बॉडी पे डिटेक्ट किया था। आखिरकार जो जियान का गोल्डन ब्लड था वो उसकी ट्राइब की यूनिक ब्लड लाइन है, लेकिन जब वो जियान को देखता है तो जियान साफ तौर पे एक इंसान है। और अगर ऐसी बात है तो बस एक ही उत्तर बचा है, जियान ने उसके बच्चे को डिवावर करके उसकी ब्लड लाइन को रिफाइन किया है। उस मिडिल एज मैन को ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके बच्चे की जान जियान ने ली हो। और जब इस मिस्टीरियस पर्सन के दिमाग में विचार आते हैं, उसकी आंखों का वो फेरोशियस एक्सप्रेशन और भी डेंस हो जाता है। ऐसे सीन को देख के हंटी एंडी भी चौंक गया था, लेकिन वो काफी जल्दी रिकवर होकर तेजी से हंसने लगता है। वो कहते हैं, हाँ गुयुआन, लगता है ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। इस समय गुस्से के मारे गुयुआन के चेहरे के रंग बदल चुके थे। हालांकि उन्हें नहीं पता होता कि ये व्यक्ति जियान को क्यों टारगेट कर रहा है, लेकिन जियान अल्टीमेटली अलायंस का मेंबर है। और तो और गुयुआन ये कैसे भूल सकते हैं कि जियान उनका सन इन लॉ भी है। साफ तौर पे वो बस अपने सामने जियान को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलते थे, जल्दी से रोको। गुयुआन की बात को सुन के लेइंग और अलायंस के बाकी के एक्सपर्ट्स अपनी दांती मीचते हैं। अब हिम्मत बांध के अटैक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा होता। जियान कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, उसे वो इस तरीके से त्याग नहीं सकते हैं। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें जियान को प्रोटेक्ट करना होगा। जब वो मिडिल एज मैन जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है, उसके आसपास लेइंग और बाकियों के आने के रशिंग विंड साउंड सुनाई देते हैं। ये सुन के वो मिस्टीरियस पर्सन हम्प करता है, जिसे तुम कोल्ड साउंड भी कह सकते हो। अचानक से वो अपने सिर को उठाता है। एक ऐसे रोर यानी कि दाढ़ की आवाज जिससे दुनिया एकदम कांपने लग जाए, वो बहुत तेजी से चारों तरफ फैलती है। लेइंग जो कि सबसे आगे आ रहे होते हैं, उन्हें हमला करने का मौका भी नहीं मिला था। उससे पहले सोनिक अटैक उनसे जाके टकरा जाता है। तुरंत ही बैंग बैंग की आवाजों के साथ वो और बाकी के लोग कड्डी पतंग बन गए थे। इन सभी के मुंह से खून लगातार बाहर आता है और वो चेहरे एकदम शौक से भरे होते हैं। जियान जो कि तेजी से पीछे जा रहा होता है, हम उस मिस्टीरियस फिगर को तुरंत ही जियान के सामने प्रकट होते हुए देखते हैं और उसका हाथ जियान के सर की तरफ ग्रैब करता है। वो कहता है, लड़के अपनी जान को मेरे हवाले कर दे। लेकिन जब ये मिस्टीरियस पर्सन अटैक कर रहा था, आसमान में एक बड़ी सी 9 रंगों की लाइट फ्लैश होती है। ये जियान को सराउंड करके अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसी सीन को देख के वो रहस्यमय जीव एकदम चौंक गया था। उसकी आंखें देखती हैं आसमान में उस जाइंट 9 कलर्ड पाइथन को। वो सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है, 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। अनएक्सपेक्टेड
बात है कि इस दुनिया में अभी भी हेवन स्वॉलोइंग पाइथन एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट इसके मुंह से शब्द बाहर आए थे, आसमान की एक बड़ी सी पोर्शन को एक ब्राइट गोल्डन फिल्म कवर करती है। इसका आकार बहुत ही जल्दी 10,000 फीट का हो गया था। एक लाइट बीम में ट्रांसफॉर्म होके उस रहस्यमय जीव की तरफ स्मैश हो जाती है। अटैक का नाम होता है गोल्ड एम्परर इंसरेटिंग हेवन एग्जीक्यूशन। अपनी तरफ आते हुए अटैक को देख के उस मिडिल एज मैन का एक पंच भी आगे शूट हो गया था, और जब दोनों अटैक्स के बीच में कांटेक्ट होता है तो ये पंच बड़ी आसानी से बैंक की आवाज के साथ उस गोल्डन लाइटिंग बीम को शैटर कर देता है। इस रे ऑफ लाइट को तबाह करने के बाद उस मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। इमीडिएटली उसकी गोल्डन आंखें देखती हैं दूर खड़े जियान की तरफ, और जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया था, न जाने कब लेकिन किसी घोस्ट की तरह वो जियान के सामने आ चुका होता है। बस थोड़ी सी दूरी पे खड़े जियान को देख के वो रहस्यमय जीव जो कि इंसान में बदल चुका होता है, उसकी आंखों की फेरोसिटी और भी बढ़ जाती है। एक पर्पल गोल्डन लाइट अपीयर हुई थी, लेकिन इस बार इसका टारगेट जियान के पीछे खड़ी जूनर थी। ये लाइटिंग अटैक इतना तेज था कि इसे ट्रेवल करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। ये बहुत ही जल्दी आसपास के स्पेस को पूरी तरीके से सील कर देती है। अभी जियान का एक्सप्रेशन भी ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। तुरंत ही हम उसकी आंखों में एक पागलपन को आते हुए देखते हैं। उसकी हथेली सीधा बगल में खड़ी जूनर में जाके टकराती है, और उसकी पाम फोर्स की वजह से स्पेस का वो एरिया भी टूट गया था। इस समय हम जियान के शरीर को बहुत ही तेजी से फूलते हुए देखते हैं। सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहता है। हालांकि जियान के लेवल पे पहुंच जाने के बाद बॉडी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से जियान की मौत नहीं होगी, लेकिन ये जियान के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज है। इसकी वजह से जियान की फाउंडेशन भी खराब हो सकती है। खैर, इस मोमेंट में जियान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब जूनर ऐसे सीन को देखती है, उसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। उसकी वो शांत आवाज इस समय बहुत ही पैनी हो गई थी। वो चिल्ला के बोलती है, ऐसा मत करो। जियान की ऐसी रूथलेसनेस की वजह से वो मिस्टीरियस पर्सन भी चौंक गया होता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल धीमा नहीं होता। इस समय जियान का शरीर फूल के अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका होता है, लेकिन जस्ट वो एक्सप्लोड होने वाला था, उसके हाथ की जो लाइट सील होती है उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर आती है। जियान ने जिस ड्रैगन सील को जियान के हाथ में छोड़ा था, उससे एक पार्टी को तुरंत ही मालूम पड़ जाता है कि दूसरा इस समय खतरे में। उस चमक रही लाइट सील के अंदर से एक एंग्शियस आवाज आती है। वो आवाज कहती है, जियान सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत हो। तुरंत ही उस गोल्डन ड्रैगन सील में से एक और तेज ब्राइट गोल्डन लाइट बाहर आने लगती है। इसने तुरंत ही जियान के शरीर को रैप कर लिया था, और जियान के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के सिम्टम्स थे वो भी काफी जल्दी सप्रेस हो जाते हैं। इधर जियान के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को सप्रेस किया गया था, तुरंत ही उसके बगल का स्पेस एकदम चीर दिया जाता है। इसके अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आती है। अंत में आके रोशनी एक बहुत ही बड़े गोल्डन ड्रैगन बन जाती है। ये गोल्डन ड्रैगन अपने आप को समेट के जियान को अपने बीच में ले लेता है। स्पेस में से बाहर आए इस गोल्डन ड्रैगन को देख के जियान की आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो चिल्ला के बोलता है, जिया साइड में हट जाओ। जैसी जिया की स्ट्रेंथ है, अगर अटैक उसे टकरा जाता है तो उसके शरीर के तुरंत ही पर कच्चे उड़ जाएंगे। वो बड़ी सी गोल्डन ड्रैगन सील जिसके अंदर टेरिफाइंग स्ट्रेंथ छिपी हुई होती है, वो हनकन के एक्सपर्ट से खुशी से भरी आंखों के सामने उस गोल्डन ड्रैगन के सर के ऊपर पहुंच जाती है। हाउएवर, जब सभी को लग रहा होता है कि खून चारों तरफ फैलेगा, वो सील अचानक से हॉल्ट पाई जाती है। हम उस लाइट सील को बहुत ही तेजी से कोलैप्स होते हुए देखते हैं। इसकी उस तेज रोशनी की वजह से उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा और भी चमकता है, लेकिन अभी उसकी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। जब वो पर्पल गोल्ड लाइट सील जिया के सर के ऊपर पहुंची थी, तब उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली होती है। बस बात ऐसी होती है कि वो अचानक से आने वाला एक्सटर्मिनेशन असॉल्ट कभी आता ही नहीं है। उस गोल्डन ड्रैगन के सर के ऊपर इस सस्पेंड हुई लाइट सील को देख रही सभी की आंखें इस समय पलक भी नहीं झपकाती। ये सभी हाँप रहे होते हैं, लेकिन काफी जल्दी हनकैन के एक्सपर्ट्स की आंखों में फाइनली डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन दिखाई देता है। इस समय गुयुआन का एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो चुका था। उनकी बॉडी फ्लैश होती है, वो सीधा हंटी अंडी के ऊपर गिव अप करके उस मिस्टीरियस पर्सन के सामने अपीयर होते हैं। उनके एक ही इशारे पे एक पावरफुल फोर्स जियान और जूनर को पीछे कर देती है। इस समय गुयुआन इतने फ्यूरियस थे कि ऐसा लगता है जैसे खून से उनकी पूरी आंखें रंग गई हो। वो सामने खड़े इस रहस्यमय इंसान की तरफ देख के बोलते हैं, क्या तुम तुरंत ही ऐसे फेटल अटैक का इस्तेमाल करके ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जा रहे हो? खैर, वो रहस्यमय इंसान इस समय ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे उसके कानों में गुयुआन की आवाज गई ना हो। बस इस समय उसकी वो स्टंट नाकें जियान को चारों तरफ से रैप करे हुए उस बड़े से गोल्डन ड्रैगन को देख रही होती हैं। वो इस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में से एक एक्सट्रीमली फैमिलियर ब्लड लाइन स्ट्रैंड को सेंस कर पा रहा था। ये उसकी खुद की ब्लड लाइन है। इस दुनिया में बस उसकी एक बच्ची हो सकती है जो कि इस ब्लड लाइन को पोजेस करती हो। उस मिस्टीरियस इंसान की वो गोल्डन नाकें जो कि जस्ट कुछ समय पहले एकदम फेरोशियस थी, वो इस समय बहुत ही जेंटल हो चुकी होती हैं। उसका वो दिल जो कि हजारों सालों से बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं हुआ, वो इस समय तेजी से धड़क रहा होता है। वो सामने की जिया को देख के बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, चाइल्ड। इस मिस्टीरियस पर्सन की बात को सुन के गुयुआन भी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पे तुम्हारा कौन बच्चा है? सीन जाता है जिया की तरफ। उसकी वो
गोल्डन ड्रैगन बॉडी तेजी से श्रिंक होने लगती है। वो फाइनली ग्रेसफुल फिगर में बदल गई थी, लेकिन उसकी गुस्सा से भरी आंखें उस मिस्टीरियस पर्सन को घूरती हैं। फिर वो बगल में जियान को सपोर्ट करती हुई बोलती है, क्या तुम ठीक हो? जियान अपने मुंह से खून को पहुंचता है। वो बगल में खड़ी जिया को देख के एक बिटर स्माइल के साथ पूछता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जियान की ऐसी बात को सुन के जिया की आईब्रोज एकदम खड़ी हो गई थी। वो गुस्से में बोलती, तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे इतना बड़ा मामला हो गया और तुमने एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को उसकी खबर भी नहीं पहुंचाई। इस समय जियान भी साय करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। वो कहता है, ये मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अगर मैं इसमें तुम्हारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को घसीट लेता हूँ तो फिर तुम्हारी जान की गारंटी नहीं करी जा सकती। ये सुन के जिया अपनी आंखें रोल करके बोलती है, जैसा हनक्लैन का कैरेक्टर है, अगर हम इन्हें सफलतापूर्वक एंशिएंट गॉड मिशन को हासिल करने देते हैं तो फिर इस दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा फैक्शन बचा रह जाएगा जो अकेले सर्वाइव कर पाए। फिर तुरंत ही जिया की नजरें उस रहस्यमय इंसान की तरफ जाती हैं जैसे गुयुआन ब्लॉक कर रहे हैं। वो अपनी वॉइस से कोड के बोलती है, कौन है? इसकी क्या ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका ऑरा मुझे काफी फेमिलियर लग रहा है। जिया का आखिरी सेंटेंस बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा गया था। आखिरकार वो अपनी लाइफ में इतने पावरफुल इंसान से कभी मिली नहीं है। जियान कड़वाहट भरी आवाज में बोलता है, ये एंशिएंट गॉड मिशन का गार्डियन है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। बेचारे जियान ने बस एंशिएंट गॉड मिशन के एरिया में एक बार एंटर किया था। उसकी इस मिस्टीरियस पर्सन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तब भी न जाने क्यों ये रहस्यमय इंसान जियान की जान के पीछे मैग्मा धोके पड़ गया है। जिया साय करती है। वो कहती है, मामला थोड़ा परेशानी से भरा है। उसका हाथ सामने के स्पेस में स्वाइप होता है। ये तुरंत एक स्पेशल क्रैक का फॉर्म लेता है और इसके अंदर से तेज तेज हवाओं की आवाजें सुनाई देने लगती है। काफी जल्दी इसमें से कई लोग बाहर आने लगे थे। सरप्राइजिंगली एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स होते हैं। जिया कहती है, हालांकि हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, लेकिन जैसे एहसान तुम्हारे हमारे ऊपर है, हम इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद करेंगे। एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के इतने सारे एल्डर्स को देख के जियान का मुंह भी डब्बे की तरह खुला रह गया था। जियान बूढ़े बड़ों के सामने जल्दी से अपने हाथों को कप करता है। जियान कहता, सिर्फ धन्यवाद कहना ये आपके इस एहसान के लिए काफी नहीं होगा, मैं जियान से याद रखूंगा। जियान के शब्दों को सुन के एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के कई एल्डर्स भी तुरंत ही अपने हाथों को कप करते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर जियान आप कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो। अगर आपने तब इंटरव्यू नहीं किया होता तो फिर हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब कैसे यूनाइट होती। सीन शिफ्ट हुआ था हंटियांडी की तरफ। वो इस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ देख के बोलता है जैसे गुयुआन ब्लॉक कर रहे होते हैं, हा फ्रेंड, अगर तुम इस लड़के को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस गुयुआन को ब्लॉक करने में हेल्प कर सकता हूँ। भाई हंटियांडी के अलग ही सीन चल रहे थे। खैर इसके इन शब्दों को सुन के गुयुआन के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन इधर गुयुआन के चेहरे पे ये बदलाव आया ही था तभी वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि पहले से परेशान हो रखा है वो हंटियांडी की तरफ देख के चिल्ला के बोलता है, तुम बीच में अपनी नाक मत अड़ाओ। इस इंसान के ऐसे रिस्पॉन्स को सुन के हंटियांडी चाहे कितना भी काम रहता हो वो गुस्से के मारे उबलने लगता है, लेकिन दूसरे की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसने अपने गुस्से को तुरंत ही सरप्राइज भी कर लिया था। उसकी आंखों में एक डेंस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। अपने कुछ शब्दों से हंटियांडी का मुंह बंद करवाने के बाद वो मिस्टीरियस पर्सन पीछे घूमता है। उसकी आंखें देखती हैं ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स को। वो डीप आवाज में कहता है, लड़के जो हो, क्या तुझे एम्परर याद है? ऐसे शब्दों को सुन के एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स तुरंत ही फ्यूरियस हो गए थे। वो इस मिस्टीरियस पर्सन को तुरंत ही डांटने लगते हैं। ऐसी डांट को सुन के वो मिस्टीरियस इंसान एकदम चौंक गया होता है। उसे भी समझ में नहीं आता कि अभी वो किस दीवार में जाके सर मारे। अभी तक न जाने कितने साल निकल चुके हैं। भले ही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स की जिंदगी काफी लंबी होती है, तब भी शायद इस मिस्टीरियस पर्सन को पहचानने वाले बस कुछ ही ट्राइब मेंबर्स जिंदा रह गए होंगे। इस समय एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के वो फर्स्ट एल्डर जो कि एल्डर्स में सबसे आगे खड़े होते हैं, वो ड्रैगन ट्राइब में सबसे सीनियर होते हैं। इस रहस्यमय व्यक्ति ने जिस जुहुओ की बात करी है वो फर्स्ट एल्डर ही का नाम था। इस समय फर्स्ट एल्डर की वो आंखें जो कि इस रहस्यमय व्यक्ति को देख रही होती हैं, वो थोड़ी सी स्टन्ड होती हैं। इनमें काफी खोया खोया एक्सप्रेशन होता है। अभी जिया जिसकी आंखें एकदम ऐसी कोल्ड होती हैं वो फाइनली सामने आती है। वो एक हल्की सी आवाज में कहती है, हमारी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के आखिरी ड्रैगन एम्पर को कई साल हो चुके हैं और अब एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की ट्रू ड्रैगन एम्पर मैं हूँ। जिया को अपना मुंह खोलते हुए देख वो इंसान जिसका चेहरा अभी तक एकदम शान से भरा होता है वो बदल के स्टन्ड हो जाता है। इसे देख के गुयुआन एक्सपेक्ट करते हैं कि रहस्यमय व्यक्ति अब हमला कर देगा, लेकिन होता है उसका उल्टा ही है। हम इस मिस्टीरियस पर्सन को एम्बेरसमेंट की वजह से अपने हाथों को रगड़ते हुए देखते हैं। वो कई बार अपने सिर को हिला के नोट करते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारा ड्रैगन एम्पर बनना अधिकार है, तुम्हें ड्रैगन एम्पर ही होना चाहिए। जिया को मिला के सभी लोग इस रहस्यमय व्यक्ति की अपीयरेंस को देख के एकदम स्टन्ड हो जाते हैं। इन सभी के चेहरों पे अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था। ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही अजीब है। तब जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है, एल्डर ये वॉर हमारी अलायंस और हनक्लैन के बीच में हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें इंटरवीन नहीं करोगे। जियान की इस बात को सुन के मिस्टीरियस पर्सन बिना किसी हेजिटेशन के नोट करता है। फिर वो स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है, इंटरवीन नहीं करना है, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा करीब आने दोगे? जो कुछ समय पहले इसने पूरे आसमान को पलट के रख दिया था। अचानक से ऐसा लगता है जैसे वो डिवीनर एकदम गायब ही हो गया हो। इस
इस रहस्यमय व्यक्ति की ऐसी रहस्यमय रिक्वेस्ट को सुन के सभी को ऐसा लगता है जैसे वो बिजली से टकरा गए हो। इन सभी के फोरहेड पे ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। खैर दूसरी पार्टी की टेरिफाइंग स्टैंड की वजह से जिया के पास नोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस रहस्यमय व्यक्ति के अजीब से बिहेवियर को देख के इस समय गुयुआन की भौं से उड़ गई थी, लेकिन जब इस इंसान के आसपास कहीं भी किलिंग इंटेंट को सेंस नहीं करते हैं, गुयुआन का दिल भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। रिगार्डलेस सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इस इंसान के साथ दुश्मनी सही नहीं है। जैसे इस रहस्यमय इंसान को पास आने की परमिशन मिली थी, वो अगले पल में जिया के सामने अपीयर हो जाता है। उसकी आंखें जिया के ब्यूटीफुल चेहरे को देखती हैं। उसके उस चेहरे पे इस समय कॉम्प्लिकेटेड सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है तुम अपने माँ की जैसी दिखती हो। इसके इन शब्दों को सुनने के बाद जिया के हाव तुरंत ही बदल गए थे। वो सामने खड़े इस इंसान को एक डिसबिलीफ के साथ देखती है। वो पूछती है तुमने सच में मेरी मदर को देखा है? जब जिया की वो आंखें उन गोल्डन आंखों को देखती है, उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसी अनयूजुअल सी फीलिंग की वजह से उसका शरीर हल्के से कांप सा जाता है। उसके वो चांदी जैसे दांत उसके होठों को बाइट करते हैं। वो अचानक से अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस रहस्यमय इंसान के हाथ को पकड़ती है। जिस पल दोनों कांटेक्ट में आए थे, हम इन दोनों के शरीर में से एक तेज सुनहरी रोशनी को बिखरती हुई देखते हैं। अंत में जाके लाइट वहाँ पे परफेक्टली मर्ज हुई थी जहाँ पे इन दोनों के हाथ टच कर रहे होते हैं। एक तरीके का एक्सट्रीमली टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ फैलने लगता है। इसी पर एक तेज बैम की आवाज आती है। जिया के पीछे जो एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स खड़े होते हैं, इन सभी ने साथ में घुटने टेक दिए थे। इस तरीके के प्रेशर के सामने कोई भी अपने सिर को उठा नहीं पाता। इस गोल्डन लाइट को एक दूसरे से इतनी अच्छे से मर्ज होती हुई देख अभी जिया भी बहुत शक्की रह गई थी। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी रिपल्स बनती हैं। एक पल के बाद वो अपने हाथ को इस तरीके से पीछे लेती है जैसे उसे कोई बिजली का झटका लग गया हो। उसकी ऊपरी आंखें सामने खड़े व्यक्ति को देखती है। इनमें एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड होता है। जियान जो कि जिया के पीछे खड़ा था, ऐसा लगता है जैसे सीन को देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। वो इस मिस्टीरियस इंसान के अंदर से एक ऐसी ब्लड लाइन सन को सेंस कर पा रहा था जो कि जिया की ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी को रखती है। ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच में कोई खून का रिश्ता हो, और ये रिश्ता काफी हद तक एक बाप और बेटी का हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने खड़ा है व्यक्ति एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का वही ड्रैगन एम्परर है जो कि हजारों सालों पहले मिसिंग चला गया था। अब फाइनली जियान को समझ में आया था कि ये व्यक्ति उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा था। जियान कहते तभी मैं कहूँ कि मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ऐसा लगता है जो मेरे अंदर जिया की ब्लड लाइन है, इन्होंने उसे डिटेक्ट कर लिया होगा। खैर जैसा भी जिया के चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो कुछ खास एक्साइटेड नहीं लग रही। फिर भी चाहे कुछ भी हो, जिया सेंस कर पाता है कि इस समय जिया के दिल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन रही हैं। वो पर्पल गोल्ड बालों वाला इंसान सामने खड़ी जिया की ऐसी कूल एक्सप्रेशन को देख के बहुत ही हताश महसूस करता है। साफ तौर पर जब बात होती है रिश्तों की, उसे इन सभी चीजों का कुछ खास अनुभव नहीं होता। वो बस लगातार अपने हाथों को रगड़ते हुए जिया को देख ही सकता था। वो ये भी नहीं समझ पाते कि इस समय जिया से क्या बोला जाए। तभी जिया कोल्ड आवाज में कहती है मेरे पास कोई भी माँ बाप नहीं है, मैं बस एक ऑर्फन हूँ। जिया की आवाज को सुन के कई लोगों के दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। अभी जियान भी साय करता है। जिया पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन के पहाड़ों में रहा करती थी। हालांकि उसका टैलेंट एकदम आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं होती। फिर उसे कहीं से एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास मिल गई होगी। जब उसे गलती से खाने की वजह से वो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फर्स्ट एल्डर सूचन तभी उसे इनर एकेडमी में लाए, लेकिन सच्चाई तब भी कुछ खास बदलती नहीं है। जिया तब भी अकेली होती है। जब तक जियान उससे मिलता नहीं है, तब तक जिया ने अपने दिल को किसी के लिए खोला नहीं था। अब जब जियान इसके बारे में सोचता है, तो वो छोटी सी शरारती लड़की बहुत ही अकेली होती है। इस समय जिया एकदम जिद पे अड़ के अपने चेहरे पे कोई इमोशन नहीं दिखाती, लेकिन बस वो आंसू ऐसे थे जो कि डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसकी आंखों से नीचे बहते हैं। फादर उसने इस सीन को कई बार एंटिसिपेट किया होता है। जब वो पर्पल गोल्डन बालों वाला इंसान जिया की आंखों से बहने वाले आंसू को देखता है, ऐसा लगता है वो तुरंत ही पैनिक में चला गया हो। वो हड़बड़ाते हुए बोलता है ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मुझे एंशिएंट गॉड मेंशन का लालच नहीं करना चाहिए था। ये सब उस बेस्टर्ड तोशी एंशिएंट गॉड की वजह से है। उसके षड्यंत्र के अंदर फंसने की वजह से मुझे इतने लंबे समय तक कैद रहना पड़ा। जिया के फादर लड़खड़ा के आगे बढ़ते हैं। वो तेज तेज बोलते हैं बच्चे रो मत, ये सब मेरी गलती थी। अब तुम फ्यूचर में जो भी बोलोगी फादर तुम्हारी हर एक बात को मानेंगे। अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं होता तो मैं कसम खा सकता हूँ। जब भी पीक एक्सपर्ट जिसके एक कदम से ये पूरा कॉन्टिनेंट हिल जाता है, इसे ऐसे हेल्पलेस होते हुए देख जियान भी रिलीफ महसूस करता है। लगता है इसे जियान की सच में बहुत परवाह है। आसपास के लोग पूरी तरीके से शांत होते हैं। साफ तौर पे इन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस समय उन एल्डर्स के चेहरों में पूरी तरीके से स्टन्ड एक्सप्रेशंस थे। इनके दिमाग में एक बात आई थी, तुरंत इन सभी के शरीर एकदम कांप गए होते हैं। हम देखते हैं जिया को, वो एक गहरी सांस लेने के बाद सामने खड़े मिडिल एज मैन की तरफ देखती है। ये इंसान जिसका कुछ समय एकदम माइटी हो रहा था, वो इस समय पैनिक की वजह से अपने हाथों को रगड़ रहा होता है। अचानक से जिया की उंगली दूर खड़े हंटी अंडी की तरफ पॉइंट होती है। वो एक हल्की आवाज में बोलती है अगर ऐसी बात है तो क्या आप उसे खत्म कर सकते हो। ये सुन के उसके फादर एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत ही उनकी आंखों में एक फिरोशियस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहते हैं ठीक है। मिडिल एज मैन की बॉडी से फिर से फिरोशियस ऑरी को बाहर आती हुई देख अलायंस की आर्मी स्टंड हो जाती है। वहीं पर अगर हनकांग की खेमे की बात करी जाए तो इस समय सभी के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा अगली हो चुके होते हैं। इस समय फर्स्ट एल्डर का दिमाग जो कि धुंधला सा
होता है वो क्लियर हो जाता है। जो सामने खड़ा मिडिल एज मैन है कुछ वैसा ही व्यक्तित्व एल्डर ज़ूलो ने अपनी याददाश्त में पाया था। तुरंत ही एक्साइटमेंट की वजह से उनकी बॉडी एकदम ट्रेम्बल होने लगती है और वो अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाते। वो कहते हैं योर मैजेस्टी, क्या आप सच में हमारे पहले वाले ड्रैगन एम्परर हो? ये सुन के वो रहस्यमय इंसान जो कि वो रहस्य में नहीं रहा था वो हल्के से स्माइल करता है। वो कहता है ही लगता है तुम इस एम्परर को भी भूले नहीं हो। ये सुन के एल्डर ज़ूलो तुरंत ही अपने सिर को हिलाने लगते हैं। वो कहते हैं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। हालांकि भले इस समय फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हो, लेकिन जब जिया के फादर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की एम्पर सीट पे थे तो फर्स्ट एल्डर उनके सामने बस छोटे से बच्चे होते हैं। इस समय ड्रैगन ट्राइब के बाकी के एल्डर्स एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं। इन सभी की आंखों से एक्साइटमेंट झलक रहा था। किसी ने भी सोचा नहीं होता कि प्रीवियस ड्रैगन एम्परर जो कि कहा जाता है कि मिसिंग चले गए थे वो इस दुनिया में अभी भी जिंदा होंगे। और अगर सच में ऐसी बात है तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब सच में राइज होने वाली है। एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के ऐसे ड्रामा को देख के जियान के पास भी सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन काफी जल्दी उसके दिल में भी खुशी फैल गई थी। अनएक्सपेक्टेड बात है कि टेरिफाइंग एक्सपर्ट सच में जिया के साथ रिलेशनशिप को रखता है और अगर ऐसी बात है तो फिर अब चीजें बदलने वाली हैं। एटमॉस्फेयर को सही होते हुए देख गुयुआन भी रिलीफ महसूस करते हैं। वो तुरंत अपने दोनों हाथ कप करके बोलते हैं तो आप एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के पिछले ड्रैगन एम्परर हो। गुयुआन के सामने पिछले ड्रैगन एम्परर कुछ खास रौब नहीं दिखाते। वो अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं हालांकि मैं तुमसे काफी ज्यादा बड़ा हूँ लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तुम मुझे ज़ूकुन बोल सकते हो। ये सुन के गुयुआन अपने चेहरे पे स्माइल रिवील करते हैं। वो इमीडिएटली फिर से हाथ कप करके बोलते हैं ब्रदर ज़ूकुन। उनके लिए नेचुरली इस लेवल के एक्सपर्ट से पहचान बनाना अच्छी बात है। एल्डर ज़ूहो आगे बढ़ के रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलते हैं योर मैजेस्टी, जियान का हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पे बहुत बड़ा एहसान है। उसने हमारी ट्राइब को कई बार क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला है और अगर वो नहीं होता तो जिया भी हमारी ट्राइब में सेफली लौट नहीं पाती। फर्स्ट एल्डर के शब्दों को सुन के ज़ूकुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और थोड़े से चौंक गए थे। वो कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन, क्या अब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब ऐसी हो गई है? इस समय उनका दिल थोड़ा सा बैठ गया था। वो एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को पीक पे छोड़ के गए थे। इस कॉन्टिनेंट में शायद ही ऐसा कोई फैक्शन हो जो कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को ऑफेंड कर सके। एल्डर ज़ूहो कुछ समय तक हेजिटेट करते हैं। फिर ड्रैगन एम्पर के मिसिंग जानने के बाद ड्रैगन ट्राइब में जो भी हुआ उसे समराइज करने लगते हैं। जब ज़ूकुन को मालूम पड़ता है कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के 4 टुकड़े कर दिए गए थे उनकी आंखों में फ्यूरी फ्लैश होती है। साफ तौर पे ज़ूकुन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ट्राइब मेंबर्स जो कि उनके सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुल पेश आते थे उनके गायब होने के बाद एक्चुअली में ऐसा करेंगे। जब एल्डर ज़ूहो पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं अंत में ज़ूकुन के माथे पे थोड़ा सा पसीना आ जाता है। वो एक कड़वाहट से भरी स्माइल को लेके जियान की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं लगता है मेरा इस बार दिमाग खराब हो गया था, अच्छी बात है कि मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं करी। इस समय उनका एक्सप्रेशन एकदम वार्म था। वो पहले वाली फरोशियसनेस कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से एल्डर ज़ूहो ने समराइज किया है वो ये पता लगा पा रहे थे कि जियान और जिया के बीच में काफी अच्छी रिलेशनशिप है। और जब वो सोचते हैं कि कुछ समय पहले जिया ने किस तरीके से जियान को प्रोटेक्ट किया था वो समझ जाते हैं कि अगर जियान को आज कुछ भी हो जाता तो फिर इस मामले का हल नहीं निकलने वाला था। ज़ूकुन के चेहरे के ऐसे वार्म एक्सप्रेशन को देख के एक समय के लिए जियान भी स्पीचलेस रह जाता है। फिर वो हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिला के बोलता है एल्डर आप कैसी बात कर रहे हो? ज़ूकुन तुरंत ही अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं मुझे तुम्हारा एल्डर बोलना ये हम दोनों को अनजान दिखाता है। तुम्हारी जिया के साथ अच्छी दोस्ती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे अंकल बोल सकते हो। जियान की बोलती फिर से बंद हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो अपने चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन को दिखाए। वो अपने हाथों को कप करके बोलता है अंकल ज़ूकुन। ये सुनकर ज़ूकुन एकदम खुश हो जाते हैं। वो अपनी आंखों के किनारे से जिया को देखते हैं जो अभी तक शांत रही थी। जब वो देखते हैं कि जिया के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा वार्म हो गया है फाइनली उनके दिल को थोड़ा आराम मिलता है। यहाँ के मामले को रिजॉल्व करने के बाद ज़ूकुन पीछे मुड़े थे। उनकी आंखें देखती दूर खड़े हंटी अंडी की तरफ और उनके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो कहते हैं हाँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया है मैं इसकी जाना ये लेके रहूंगा। ज़ूकुन की ऐसी बात को सुन के गुयुआन खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाते। वो हंटी अंडी के अगली एक्सप्रेशन को देखते हैं। अचानक से उनकी इच्छा होती है कि वो आसमान की तरफ देख के जोर से हंसे। सच में चीजें काफी जल्दी बदलती हैं। कुछ समय पहले ये हंटी अंडी जल्दी पे नमक छिड़क रहा था लेकिन उसने भी कहीं सोचा नहीं होगा कि सिचुएशन इतनी जल्दी बदलेगी। गुयुआन की सेंसेस बता रही थी कि ज़ूकुन की स्ट्रेंथ उनसे बिल्कुल कम नहीं है। वो भी बेसिकली 9 स्टार दोशें क्लास पे थे। अगर ज़ूकुन के साथ गुयुआन भी काम करते हैं तो फिर हंटी अंडी को कोई बचा नहीं पाएगा। ज़ूकुन की बॉडी धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगी थी। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हैं। उनके शरीर से एक हल्का सा पर्पल गोल्ड ऑरा आसपास के स्पेस में एकदम रिपल्स बनाने लगता है। वो हंटी अंडी को देख के हंस के बोलते हैं मुझे आखिरी बार फाइट करे हुए बहुत समय हो चुका है। मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे आजाद होने के बाद ही मुझे ऐसी बिग बैटल को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सिचुएशन को ऐसे बदलते हुए देख हंटी अंडी जिसका एक्सप्रेशन बहुत ही अगली था वो एक बार हम्प करके कोल्ड स्नॉट करता है। उसके हाथ में जो एंशिएंट जेट था अचानक से उसमें एक तेज रोशनी बाहर आई थी। ये लाइट फिर तुरंत ही नीचे को एंशिएंट डोर में एंटर कर जाता है। इस समय एंशिएंट जेट की पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर दिया था। जैसे ही बैंग साउंड के साथ ये लाइट उसमें एंटर करती है ये एंशिएंट डोर जो कि हजारों
सालों से बिल्कुल हिला भी नहीं है, वो एकदम कांपने लगता है। इसमें से कुछ क्रैक्स अपीयर होने लगे थे। देखते ही देखते क्रैक्स बढ़ते जाते हैं। एक पल के बाद वो एंशिएंट डोर क्रेकिंग साउंड के साथ खुल जाता है, एक ची आवाज के साथ। एक एंशिएंट रिपल जो कि लगता है एंशिएंट टाइम से आ रही है, वो दरवाजे के अंदर से रिलीज होती है। इस रिपल की वजह से ऐसा लगता है जैसे दोनों आर्मीज पहाड़ से टकरा गई हो। इनकी फॉर्मेशन तुरंत ही कियोस में चली जाती है और जो कुछ कमजोर एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें तो 100,000 फीट पीछे फेंक दिया गया था। इस वेव के द्वारा आर्मी की फॉर्मेशन को बिगड़ते हुए देख जियान डीप आवाज में कहता है केयरफुल रहो। वो काफी जल्दी अपने शरीर को स्टेबलाइज कर लेता है। गुयुआन भी कहते हैं तो एंशिएंट गॉड मैंशन अब फाइनली ओपन हो गया है। उनकी वो आंखें इंटेंस तरीके से उस एंशिएंट दरवाजे को देख रही थी जो कि धीरे धीरे ओपन हो रहा होता है। ऐसे सीन को देख के ज़ुकुन भी थोड़े से एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये फाइनली खुल गया? जब वो स्पेस के अंदर कैद थे उन्होंने इस दरवाजे को खोलने का हर एक मेथड ट्राई किया था, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल रहे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि आज वो इस सीन को देख पा रहे हैं। जैसे जैसे दरवाजा और भी खुलता है वो बाहर आने वाली एंशिएंट रिपल और भी इंटेंस होती जाती है। अंत में जाके सिचुएशन तो ऐसी हो जाती है कि दोनों ही आर्मी के कुछ एक्सपर्ट्स तो आसमान में टिक नहीं पाते। ज़ुकुन जिनकी आंखें इस एंशिएंट डोर को खोलते हुए दिख रही होती हैं, वो अचानक से उन्हें गुयुआन की तरफ शिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं गुयुआन क्या तुम जानते हो कि इस एंशिएंट गॉड मैंशन के अंदर क्या चीज मौजूद है? गुयुआन थोड़ा हेजिटेट करने के बाद बोलते हैं मैं इसके बारे में एकदम सर्टेन नहीं हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि इसके अंदर जो चीज है वो दूसरी क्लास में एडवांस करने में हेल्प कर सकती है। ज़ुकुन भी नोट करके बोलते हैं ये सच में दूसरी क्लास में एडवांस करने में हेल्पफुल है। इस मैंशन के अंदर एक्चुअली में एक डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल मौजूद है। अगर मैं सही से गैस कर रहा हूँ तो हंटेंडी का टारगेट वही होगी। अगर इसे वो हासिल कर लेता है तो शायद उसे दूसरी क्लास में एडवांस करने का मौका मिल जाएगा। ज़ुकुन की बात को सुन के गुयुआन के चेहरे की हवा हल्के से बदल जाते हैं। एक एम्ब्रियोनिक डी पिल अगर सच में ऐसी बात है तो ये सच में हंटेंडी को एडवांस करवा सकती है। गुयुआन डीप आवाज में कहते हैं हम किसी भी कीमत पे हंटेंडी को इस पिल को हासिल नहीं करने दे सकते, क्योंकि अगर वो सच में दूसरी क्लास में एडवांस हो जाता है तो फिर जैसा हंटेंडी का कैरेक्टर है वो हमें बख्शेगा नहीं। ज़ुकुन नोट करते हैं। वो भी जानते थे कि एरिड दोदी कितना पावरफुल होता है। सिर्फ तोशी एंशिएंट गॉड के द्वारा बनाया हुआ रियल्म उन्हें हजारों सालों तक ट्रैप कर पाया है। सिर्फ इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये सो कॉल्ड दोशंग एक्सपर्ट्स एक जेन्युइन दोदी के सामने एकदम चींटी के बराबर है। ज़ुकुन कहते हैं जैसे एंशिएंट गॉड मैंशन ओपन होता है हम उसमें पहले जाने की कोशिश करेंगे। जब तक हम उस एम्ब्रियोनिक डी टियर की पिल को हासिल कर लेते हैं हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे लिए हंटेंडी को खत्म करना मुश्किल की बात नहीं है। इस बात को गुयुआन मान लेते हैं। ज़ुकुन की हेल्प के साथ उन्हें हंटेंडी से डील करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। गुयुआन और ज़ुकुन दोनों को बात करते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ऐसे एक्सपर्ट का साथ होने की वजह से सिचुएशन इंस्टेंटली चेंज हो चुकी है। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान पीछे मुड़ा था। उसकी आंखें जिया के चेहरे को देखती हैं। इस समय जिया के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे वो ज़ुकुन को देख के चौंक गई हो। लगता है जिया अब भी रियलिटी में लौट नहीं पाई है। ये देख के जियान भी साय करता है। तभी जिया अचानक से जियान को देख के पूछती है जियान क्या मुझे उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए? अगर तब मेरा लक अच्छा नहीं रहा होता तो शायद मैं तब मैजिकल बीस्ट का खाना बन चुकी होती। ये सुन के जियान एक समय के लिए हिचकिचाता है। फिर वो सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलता है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हारा दिल बोले। इस दुनिया में से कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार न करते हो। जहाँ पे अंकल ज़ुकुन फंसे हुए थे मैं वहाँ पे पहले जा चुका हूँ। वो जगह अंधकार से भरी और एकदम सुनसान है। इन पिछले हजारों सालों में उनकी जिंदगी भी डिफिकल्टी से भरी रही है। वो समझ पा रहा था कि उसके फादर जो कि अचानक से उसके सामने अपीयर हो गए हैं उनकी वजह से जिया थोड़ी सी लॉस्ट फील कर रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि उस मैटर से कैसे डील करे। जियान की ऐसी बात को सुन के जिया बस नोट करके चुपचाप हो जाती है। जियान भी बिना कुछ कहे अपने हाथों को फैला लेता है। ऐसे मामले में वो जिया की कुछ खास हेल्प नहीं कर सकता। कि जब जिया और जियान के बीच में बातचीत हो रही होती है तो उस एंशिएंट डोर से आने वाली रिपल्स और भी फियर्स हो जाती हैं। वहीं पे फ्लक्चुएशन के बढ़ने की वजह से उन दरवाजों के बीच का गैप और भी बढ़ता जा रहा था। अंत में जाके बैंग साउंड के साथ ये दोनों दरवाजे पूरी तरीके से खुल जाते हैं। जैसे एंशिएंट डोर पूरी तरीके से ओपन होता है एक ऐसी फ्लक्चुएशन जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से आ रही है वो अचानक से चारों तरफ फैलने लगती है। इस पूरे मैग्मा सी में बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। हम बहुत ही विशालकाय लहरों को बनती हुई देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे की जमीन में एक भूकंप आ गया हो। एक 10,000 फीट चौड़ी खाई बन गई थी। इस समय जियान के शरीर को भी प्योरीफाइड डिमोल्यूटेड फ्लेम ने ढक लिया होता है। वो इस प्री हिस्टोरिक प्रेशर को रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आसपास का जो 50 किलोमीटर का रेडियस होता है उसमें वही बस टॉप एक्सपर्ट्स ही रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे भयानक प्रेशर को न झेल पाने की वजह से बाकी के एक्सपर्ट्स को बिखरना पड़ता है। तब एक हम की आवाज के साथ उस एंशिएंट डोर के ऊपर कुछ अजीब सी रिपल्स बनने लगी थी। बहुत ही जल्दी वहाँ का स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो बड़ा सा दरवाजा अग्लमरेट होके एक ट्रांसपेरेंट टनल बना लेता है। जिस मोमेंट में ट्रांसपेरेंट टनल फॉर्म होती है ज़ुकुन और गुयुआन साथ में आगे बढ़ जाते हैं। अभी हंटेंडी और नाइटी डिवाइडिंग फ्लेम भी दो रे ऑफ लाइट में बदल के बिजली की रफ्तार से टनल के अंदर शूट हो गए थे। ऐसे सीन को देख के जियान भी चिल्ला के बोलता है हमें भी अंदर चलना चाहिए। एक्सट्रीम स्पीड से उसकी बॉडी आगे शूट हो जाती है। उस डेंस प्रेशर को सहते हुए सीधे उस टनल में एंटर कर गया था और उसके पीछे अलायंस के टॉप एक्सपर्ट्स आते हैं। इतने सारे इंडिविजुअल्स के टनल में घुसने की
वजह से इस समय पूरा आसमान खाली हो गया होता है। बस इस मैग्मा के समंदर के ऊपर वो विशाल का एंशिएंट डोर शांति से खड़ा रहता है। वेल आगे का सीन दिखाया जाएगा एंशिएंट गॉड मैंशन के अंदर का, लेकिन उसकी स्टोरी को हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी कमेंट्स में लिख के बताओ कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा क्या लगा है। वो डी टियर की एम्ब्रोनिक पिल जो कि हंटियांडी और बाकियों का टारगेट होती है, नेक्स्ट एपिसोड में वो अपीयर होगी। अंत में जाके वो किसके हाथों में लगने वाली है, हमें उसके बारे में फ्यूचर की स्टोरी बता रही होगी। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपके पास तुरंत ही पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आप अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर पाओगे, जैसे हम जैसे शाम को वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं वो आपके लिए तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे, जाने से पहले लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक आपने एनिमे गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी काफी जल्दी कंटेंट आना शुरू होने वाला है। चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।